वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GCCP बाय AK अमर पर। आज का यह वीडियो STET 2023 के सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ज्योग्राफी का पहला पार्ट है भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। तो इसमें जो मेरा पहला टॉपिक है पढ़ने के लिए संसाधन के महत्व। तो सबसे पहले संसाधन के महत्व को जानने के लिए क्या करेंगे, उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। मतलब अगर चर्चा किया जाए कि संसाधन क्या है, कि मनुष्य अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए या उपयोग के लिए जिस जिस वस्तु का उपयोग करता है संसाधन कहलाता है। अब संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। और भौतिक संसाधन में क्या होता है कि जिस तरह से भूमि हो गया, मृदा, जल, खनिज, भौतिक पदार्थ। फिर इसके बाद वनस्पतिक संसाधन में क्या है कि वन्य जीव तथा जलीय जीव, मानवीय जीव, ये सारे चीज़। फिर जिम्मरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसी पर महात्मा गांधी ने चर्चा किया, संसाधन के बारे में लिखा, मनुष्य के पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह से संसाधन जो है किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। फिर इस तरह से चर्चा किया जाए तो इसमें यह है संसाधन क्या है और संसाधन को कितना भागों में बांटा गया है। कि संसाधन क्या बोले कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए जिस भी वस्तु का उपयोग करता है संसाधन कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बेंच डेस्क का उपयोग कर देते हैं, टेबल का उपयोग कर देते हैं, लकड़ी का उपयोग कर लेते हैं, मिट्टी का उपयोग करते हैं। हर एक चीज़ में मनुष्य जिस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति होगा, काम करने के लिए होगा, संसाधन होगा। लेकिन संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें कि एक नवीकरणीय संसाधन है, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन है। मानवीय संसाधन क्या होगा, भी दो प्रकार का होता है। एक तरह से संरचनाएं और संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। इसमें प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा जितना भी संसाधन की पूर्ति होती है प्राकृतिक संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन में मुख्य रूप से एक होता है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, और नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है। अब नवीकरणीय संसाधन की चर्चा हम करें, ये होता है सतत तथा प्रवाह, जैसे पवन और जल। सतत और प्रवाह में देखा जाए जो हमेशा चलते रहता है, जैसे क्या बोले, प्रवाह, जल, पवन, जल, मतलब ये कभी समाप्त इसकी नहीं होती, पुनः पूर्ति इसकी हो जाती है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में देखा जाए तो वह भी दो प्रकार का होता है, जिसकी पुनः पूर्ति, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है। मान लिया जाए कोयला है, कोयला जला देंगे फिर कोयला प्राप्त नहीं होगा, अनवीकरणीय संसाधन होगा। फिर इस तरह से नवीकरणीय संसाधन यहाँ दो प्रकार का हो गया, सतत और प्रवाह में, जल में, जैव में प्राकृतिक और वनस्पति, वन्य जीव। फिर अनवीकरणीय संसाधन में क्या बोले, पुनः चक्रीय, जैसे धातु पुनः पूर्ति के रूप में, वो होता अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। तो इस तरह से चर्चा किया जाए कि संसाधन के रूप में संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को के दो प्रकार होते हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जिसमें सजीव के सभी गुण मौजूद होते हैं। मतलब इसमें चर्चा किया जाए ये जैव संसाधन होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक जैव संसाधन, मतलब वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते जिसमें सजीव के सभी गुण मौजूद होते हैं, जैव संसाधन कहलाते। जैसे बोले मनुष्य है, सजीव है, वनस्पति है, सजीव है। फिर इसके बाद मत्स्य है, पशु धन है, एवं अन्य प्राणी जैव संसाधन होते हैं।
फिर अजैव संसाधन होता है कि वे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जिसमें निर्जीव वस्तुओं के सभी गुण मौजूद होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे क्या बोले, चट्टान, धातुएं, खनिज, ये सारे अजैव संसाधन कहलाते हैं। फिर उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कर देते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो भागों में बांटा गया, जिसमें कि बता चुके हैं अभी नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन बता चुके हैं जिसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, और नवीकरणीय संसाधन बोले जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है। जैसे सौर ऊर्जा बोले पुनः पूर्ति हो जाएगा, पवन ऊर्जा है पुनः पूर्ति हो जाएगा, विद्युत, वन और वन्य प्राणी, ये सारे चीज़ की पुनः पूर्ति हो जाएगी क्योंकि यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। फिर अनवीकरणीय संसाधन में जीवाश्म ईंधन बोले, जीवाश्म ईंधन में जिस तरह से कोयला बोले कि एक बार उपयोग करेंगे उसकी पुनः पूर्ति नहीं होगा। एक तरह से उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं। फिर चर्चा किया जाए, इसमें है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है। अब इसमें एक तरह से व्यक्तिगत संसाधन होता है, दूसरा सामुदायिक संसाधन होता है, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन होता है, इसके बाद तीसरा राष्ट्रीय संसाधन होता है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। फिर अगर चर्चा किया जाए कि व्यक्तिगत संसाधन में ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुका देता है, मतलब व्यक्तिगत संसाधन होता है। जैसे क्या बोले, भूखंड, घर, अन्य। इसके बाद अगर चर्चा किया जाए जायदाद, बाग बगीचा, तालाब, कुआं, व्यक्तिगत संसाधन होता है। मतलब व्यक्तिगत संसाधन बोले ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे क्या बोले, भूखंड, कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो किसी खास व्यक्ति का होगा, घर होगा तो किसी खास व्यक्ति का होगा, जायदाद, कुआं, तालाब किसी खास व्यक्ति का हो सकता है। फिर सामुदायिक संसाधन है दूसरा नंबर में कि ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए काम किया जाता है। जैसे गांव में पशुचरण हो गया, भूमि हो गया, जैसे अगर देखा जाए पशुचरण भूमि हो गया, श्मशान घाट हो गया, मंदिर हो गया या मस्जिद हो गया, सामुदायिक भवन, तालाब, ये नगर में चर्चा किया जाए सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल के मैदान, मंदिर, ये सारे चीज़ अगर क्या है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। फिर चर्चा किया जाए तीसरा नंबर में है स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है, तीसरा नंबर है राष्ट्रीय संसाधन। मतलब राष्ट्रीय संसाधन अगर कानूनी तौर पर किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। मतलब कानूनी तौर पर अगर देखा जाए कोई भी देश का जो है के अंतर्गत जितना भी संसाधन आता है वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब जैसे क्या बोले, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, समुद्री जीव। अब इसमें एक चीज़ मायने रखता है कि दो समुद्री जीव के रूप में कि 200 किलोमीटर का जो महासागरीय क्षेत्र होता है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। मतलब किसी भी देश का राष्ट्रीय संसाधन उस देश के समुद्री सीमा का 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। फिर 200 किलोमीटर से अधिक वाला क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय के रूप में आ जाता है। फिर यह होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करती है, मतलब अपने देश से बाहर तट रेखा के 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके, मतलब समुद्र तट रेखा के या तो अपने से सीमा के छोड़कर 200 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र अगर क्या है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। फिर इसमें क्या होता है, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र या अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर चर्चा किया जाए विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। अब विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। एक संभवी संसाधन, इसके बाद विकसित संसाधन, फिर इसके बाद भंडार संसाधन, तीसरा नंबर में भंडार संसाधन, चौथा नंबर में संचित कोष संसाधन। अब चर्चा किया जाए कि संभवी संसाधन क्या होता है, कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है संभवी संसाधन कहलाता है। जैसे उपयोग में लाए जाने की संभावना इसकी रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका। मतलब संभवी संसाधन का चर्चा किया जाए
तो कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद रहता है लेकिन इसका उपयोग आज तक नहीं किया गया। जैसे हमारे यहाँ हिमालय क्षेत्र में खनिज की तो भंडार है लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ हिमालय क्षेत्र का खनिज हो गया, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा का असीम संभावनाएं है लेकिन इसका उपयोग अभी उतना नहीं किया जाता। फिर इसके बाद दूसरा बात क्या बोले, विकसित संसाधन। क्या ऐसे संसाधन जिसका उपयोग सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका होता है। मतलब क्या है, सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण करने के बाद उसकी गुणवत्ता का निर्धारण कर लेंगे, तो ये सारे संसाधन के रूप में। जैसे क्या बोले, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, ये विकसित संसाधन है। फिर इस तरह से चर्चा किया जाए भंडार संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपयोग हेतु इसमें केवल भंडार के रूप में किया जाता है। जैसे क्या बोले कि अगर देखा जाए तो जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिसमें ऊर्जा उत्पादन के असीमित संसाधन मौजूद है। फिर चर्चा किया जाए संचित कोष संसाधन में क्या है कि संचित कोष संसाधन में होता है कि वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, जैसे भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जिस तरह से नदी जल भविष्य में या जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपक्रम से हो सकते हैं। फिर चर्चा किया जाए, अब यहाँ होता संसाधन नियोजन। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन का मतलब सिर्फ सीधा याद रखना है कि विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, बुद्धि के अनुसार उपयोग करेंगे तो संसाधन नियोजन हो जाएगा। अब जैसे कह रहा है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन हम लोग कर रहे हैं, उसकी रणनीति तैयार नहीं कर रहे, उसकी मेरी पहली प्राथमिकता है। अब यह होता है कि जिस तरह से झारखंड बोले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश है जहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है लेकिन इसका उपयोग हम लोग विवेकपूर्ण नहीं कर सकते हैं। फिर आगे, बिहार में चूना पत्थर एवं पायराइट्स जैसे खनिजों में धनी है। बिहार क्या है, चूना पत्थर और पायराइट्स में खनिजों में धनी है। फिर अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के स्थान पर पवन ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में उपयोग है, परंतु संसाधन की दृष्टि में ये निर्धन है। भारत के अंतर्गत अगर चर्चा किया जाए कि भारत के अंतर्गत लद्दाख ऐसे क्षेत्र है जहाँ शीत मरुस्थल है, मतलब शीत मरुस्थल है जहाँ की वर्षा, गर्मी, सर्दी के समय में वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है जिसके कारण बर्फीली क्षेत्र होता है और उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिर महात्मा गांधी बता चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। फिर मेघा पाटेकर ने क्या किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन का अभियान चलाया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है नर्मदा बचाओ आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो मेघा पाटेकर। अब चिपको आंदोलन का आरंभ किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। अब इसके बाद है कि संदीप पांड्या मुख्य भूमिका निभाता है वर्षा जल संचय, कृषि भूमि का विस्तार, संसाधन के संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय है। मतलब वर्षा जल संचय के काम में संदीप पांड्या ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि वर्षा के जल को या तो गड्ढा में एकत्रित करके या छतों पर एकत्रित करके उसका उपयोग किया। फिर संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। संरक्षण मतलब बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक सम्मेलन हुआ। सर्वप्रथम चर्चा किया जाए कि 1968 में क्लब ऑफ रोम में इसकी वकालत की गई। मतलब संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम में इसकी वकालत की गई। फिर 1974 में शुमशेर की एक पुस्तक लिखा। शुमशेर ने 1974 में एक पुस्तक लिखा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, में इसका संबंधित है गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। मतलब शुमशेर एक पुस्तक लिखा संसाधन के बारे में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, 1974 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी के विचार को आगे बढ़ाया गया। फिर इसमें चर्चा किया जाए
कि कुछ इस पाठ का महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 4 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में, मतलब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र समझौता किए गए। मतलब कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में विकसित किया गया, जिसमें विकासशील और विकसित दोनों देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया, कुल मिलाकर के 178। इस सम्मेलन में क्या सब बात की चर्चा किया गया? ग्लोबल वार्मिंग का, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जाए। फिर इसके बाद वन संरक्षण का चर्चा किया गया, जैव विविधता के बारे में कहा, अनेक कार्यक्रम के सुझाव दिए गए। फिर कार्यक्रम पहला रखा 21 एजेंडा पर, जिसमें चर्चा किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास UNDP के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो में राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया और 800 पृष्ठीय का एक घोषणा पत्र लागू किया, जिसमें सतत विकास के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। फिर इसमें चर्चा किया जाए तो ये क्या कहा, तो 21 एजेंडा को गठित किया गया, जिसमें सभी देश को निर्देश दिया गया इसमें होने वाले खर्च के वहन हेतु पर्यावरण कोष की स्थापना किया जाए। मतलब कार्यक्रम जो 21 एजेंडा यूनिसेड में रखा गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो में, उसमें 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र लागू किया गया, जिसमें कहा कि इस कार्यक्रम में जितना भी खर्च होगा पर्यावरण को बचाने के लिए सभी पर काम किया जाएगा। फिर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन देखा जाए तो 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ, जिसके +2 सम्मेलन कहा गया। अब यह क्वेश्चन होता है क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को किस सम्मेलन के नाम से जाना गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से जाना गया, और +5 सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 को आयोजित किया गया। फिर अगला हो गया क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन में अगर चर्चा किया जाए तो क्या हुआ, क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किया गया। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो सम्मेलन में किया गया, और 159 देश के प्रतिनिधि इसमें भाग लिया, जिसमें 6 देश मुख्य रूप से है। क्योटो सम्मेलन में अगर चर्चा किया जाए 6 गैस का प्रावधान किया गया। ये 6 गैस कौन सी है? CO2, मीथेन, CH4, N2O, HFC पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसका उपयोग की कटौती पर सहमति बनी। यहाँ यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 7% और जापान ने 6% कटौती की सहमति पर हस्ताक्षर किया गया, समझौता हुआ। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1997 का विस्तार माना जा सकता है। इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण सम्मेलन ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना गया। मतलब क्या कहा कि क्योटो सम्मेलन में 6 गैसों पर चर्चा किया गया, जिसमें कि CO2, मीथेन, N2O, HFC और फ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार ठहराया। इसके लिए सभी देशों को उसके गैस की कटौती में काम करने पर सहमति बन गई, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 8% कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को, 7% कम करना है जापान को, 6% जैसे कि 8% संयुक्त राज्य अमेरिका, 7% जापान, 6% कटौती पर ये सब सहमति हो गया, और इसे मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से भी जाना गया। फिर अगला हो गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि इसका आयोजन 10 वर्ष बाद, मतलब 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार किया गया। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला।
इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस तरह से चर्चा किया जाए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में हुआ। फिर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। तो आज के वीडियो में महत्वपूर्ण बात था कि इस पाठ के सभी प्रश्नों को देखते हुए काम किया गया, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आपके लिए होगा। साथ साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब या तो लाइक अवश्य करेंगे। साथ साथ इसके अलावा अगले पाठ में जितना भी क्वेश्चन होगा हम उसको लेकर हाजिर होंगे अगले दिन। धन्यवाद। तो आज इसके अलावा जो है इस पाठ में कुछ क्वेश्चन था जिसको कि हम आज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, आपको बताने का काम करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक तरह से क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। फिर इसके बाद सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ये 200 नॉटिकल मील के रूप में होगा। फिर स्थिर डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या होता है? संसाधन का अनियोजित विदोहन, मतलब हम इससे पहले बता चुके थे, संसाधन का अनियोजित विदोहन डाकुओं की अर्थव्यवस्था के रूप में आएगा। फिर इस तरह से समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितना किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा में कहा गया? 19.2 किलोमीटर। तो इस तरह से इस पाठ के अलावा अगला पाठ के लिए अगले दिन हाजिर होंगे। धन्यवाद।